welcome back to another video. Today we are going to discuss an important topic, that is CAP theorem. CAP theorem जो है वो इंटरव्यू का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जब हम सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं तो वहाँ पर भी जब आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं एक्चुअली इन योर सॉफ्टवेयर हाउस, इन योर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, तो आपको कैप थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो हमेशा आपको जहन में रखनी पड़ती है बिफोर डिज़ाइनिंग योर सिस्टम। सो कैप थ्योरम, CAP, कैप थ्योरम, ठीक है। कैप जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब है C इज फॉर कंसिस्टेंसी, A इज फॉर अवेलेबिलिटी या अवेलेबल, एंड P इज फॉर पार्टीशन और फॉल्ट टॉलरेंस। ऑलराइट, तो ये जो तीन चीजें हैं सिस्टम डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर हमें ये तीनों चीजें अपने जहन में रखनी पड़ती हैं। अच्छा, नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बट एनी टाइप ऑफ सिस्टम डिजाइन यू आर डूइंग, और अ सिंगल सिस्टम और अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, C फॉर कंसिस्टेंसी, A फॉर अवेलेबिलिटी एंड P फॉर पार्टीशन या यूं समझ लें आप फॉल्ट टॉलरेंस। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आगे चले, हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि इन तीनों का मतलब एक्चुअली क्या है, इसको किस तरह हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं C इज फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? आप नॉर्मल भी देखते होंगे कि यू आर ग्रोइंग कंसिस्टेंटली, राइट, दिस इस तरह, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जिस वे से आओ आप उसको उसी तरह पाओ, ठीक है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। अच्छा, किस तरह? लेट्स से आई हैव डेटाबेसेस, ठीक है, DB, ठीक है, API, ठीक है, API, ठीक है, एंड API, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि डेटाबेस के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं एट अ सिंगल टाइम ऑन अ सिंगल टेबल ऑन अ सिंगल रो, ठीक है। अब यहां पर कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? लेट्स से ये जो API है, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये बैलेंस चेक करना चाहती है फॉर अ यूजर, ठीक है। ये API भी बैलेंस चेक करना चाह रही है, ये API भी बैलेंस चेक करना चाह रही है, ठीक है। ये तीन APIs हैं, ठीक है। अच्छा, जो मेरा एक्चुअल बैलेंस है बिफोर ऑपरेशन और आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है, मुझे वो बैलेंस कंसिस्टेंट करके देना पड़ेगा। अब लेट्स से एक चौथी API है यहां पर जो कि बैलेंस कट करने का काम कर रही है, ठीक है, कट द बैलेंस मीन ट्रांसफर या समथिंग, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब बैलेंस कट हुआ, कट होने के बाद अब लेट्स से यहां पर एक API आती है जो कि कहती है कि यहां पर जो मेरा 500 पड़ा हुआ है उसमें से आप -30 कर दो, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो 500 है, अगर मैं ये वाला बैलेंस, क्योंकि इस API ने हिट कर ली है और इस इन द मीन टाइम ये बाकी APIs भी हिट करने लगी हैं यहां पर, ठीक है। तो अगर इन द मीन टाइम यहां पर अगर मैं 500 रिटर्न कर देता हूं और इस API ने क्या किया है, -30 कर दिया है, तो यहां पर क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज पर दिस API अभी बैलेंस होना चाहिए 470, लेकिन जहां पर हम बैलेंस ले रहे हैं वहां पर बैलेंस क्या है, 500, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी, बैलेंस के अंदर इनकंसिस्टेंसी। सिमिलर लाइक दैट एक API है। अब ये यहां पर थोड़ा सा सिंगल कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अंदर भी अगर ये API है और इस API का सर्वर ये करीब पड़ता है डेटाबेस का, तो ये यहां से बैलेंस गेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब ये इसको शार्डिंग समझ लें या रेप्लिका समझ लें, शार्डिंग के अंदर अभी नहीं आते, शार्डिंग इज डिफरेंट थिंग। यहां पर इस DB का रेप्लिका समझ लें। अब यहां पर भी ये अगर इस API यहां पर हिट करती है और एज पर दिस यहां पर 470 है, लेकिन यहां पर पहले तो 500 ही था,
तो जहां तक जब तक यहां पर रिक्वेस्ट गई तो यहां पर 500 अगर मैं यहां पर भी रिटर्न कर देता हूं और एक्चुअल जो डेटाबेस है वो यहां पर 470 हो चुका है, तो ये भी इनकंसिस्टेंसी के अंदर आता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी मींस जो एक्चुअल डेटा एक को मिल रही है वही डेटा दूसरे के पास भी होनी चाहिए। और ये इनकंसिस्टेंसी के अंदर जो है एक डेटा अगर किसी के पास है वो दूसरे के पास उस तरह का डेटा नहीं है, दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस कि एक डेटा अगर एक के पास है तो उसी तरह का सेम डेटा दूसरे को भी मिलना चाहिए या दूसरे के पास भी होना चाहिए। अच्छा, नोट कर लें ये चीज। अच्छा, कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसको कि कहां ये रिक्वायर्ड होता है, कहां नहीं रिक्वायर्ड होता। अच्छा, अब आ जाती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं एक लास्ट एग्जांपल दे दूं, फिर हम आगे चलते हैं। लेट्स से टिकटिंग सिस्टम। ठीक है, तो टिकटिंग सिस्टम जैसे अब यहां पर बुकिंग हो रही है किसी भी किस्म की, यहां पर बुकिंग हो रही है किसी भी किस्म की, तो मुझे पता चल रहा है कि यहां पर 4 सीट्स पड़ी हैं और एक एपीआई हिट करती है जो कि बुक 1 सीट कर लेती है, बुक कर लेती है 1 सीट। ठीक है, इन द मीन टाइम एक एपीआई यहां से आती है, अगर वो भी देखेगी कि यहां पर 4 पड़ी है लेकिन यहां पर तो एक सीट बुक हो चुकी है। ठीक हो गया, तो यहां पर अगर एक सीट बुक हो चुकी है तो एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए, 3। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का एग्जाम्पल है फॉर द कंसिस्टेंसी। ठीक है, अच्छा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हर वक्त वो चीज अवेलेबल रहे, हर वक्त जैसे उसका डाउन टाइम ना हो, जब हम उसको हिट करें, जब हमें उसकी नीड हो, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या सिंगल सिस्टम एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए अवेलेबल रहे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से क्रिकेट वेबसाइट है। ठीक है, क्रिकेट वेबसाइट है या शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक है, तो उनका अवेलेबल रहना जरूरी होता है। क्यों? अब जैसे क्रिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, तो मैं ये क्विक इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूं। अब ये अगर ये साइट डाउन हो जाएगी तो क्या होगा, इसका जो यूजर्स होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे इन अदर साइट पे। ठीक है, इन अदर साइट पे, राइट, तो दूसरे साइट पे चले जाएंगे। इसी तरह अगर मैं शॉपिंग की साइट कोई भी समझ ले, शॉपिंग की साइट पिक करता हूं, अगर वो अवेलेबल नहीं रहती, ठीक है, तो क्या होगा कि लोग वहां पर दूसरी साइट पे, दूसरी शॉपिंग साइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यूजर बेस जो है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि उसका डाउन टाइम ना हो और वो चीज वहां पर अवेलेबल हो। ठीक है, वो जब भी आप उसको हिट करें तो वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्टीशन या फॉल्ट टॉलरेंस। ये काम करता है स्पेशली इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारी जो सर्विसेज होती हैं, लेट्स से एक यहां पर सर्विस 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 डीबी या कुछ भी इस तरह मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो लेट्स से कि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क, तो अगर लेट से ये वाला जो नोड है ये अनअवेलेबल हो जाता है, ठीक है, तो पार्टीशन या फॉल्ट टॉलरेंस क्या कहती है कि जल्दी से उसका रेप्लिका अप हो जाए। ठीक है, जल्दी से उसका रेप्लिका अप हो जाए। ठीक है, रेप्लिका अप हो जाए। ठीक है, अब चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो सर्विस हो, कोई भी, तो इन केस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सर्विस होती है वो एक जगह पूरी की पूरी डिप्लॉयड नहीं होती, वो माइक्रो सर्विसेज फॉर्म के अंदर होती है। डेटाबेस जो है डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर जो है वो चंक्स के अंदर या उसकी रेप्लिकास के अंदर एक अलग अलग जगह पे जो है वो डिप्लॉयड होता है। तो लेट्स से एज अ नेटवर्क अगर मैं यहां पर रिक्वेस्ट भेजता हूं एज अ यूजर, तो मुझे नहीं पता कि बाहर सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है या क्या है क्या नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दिस। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर रेस्पॉन्स चाहिए और प्रॉपर रेस्पॉन्स चाहिए। तो उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस रखने की जरूरत पड़ती है। अगर डेटाबेस है तो उसका फौरन रेप्लिका वो अप हो जाए, वो डेटा देने लग जाए। अगर सर्विस है तो फौरन उसका रेप्लिका सर्विस जो है वो अप हो जाए। इसको हम यूं समझ लें कि एक जो है यहां पर ग्रीन
और एक समझ लें येलो सिस्टम है, ठीक है। हर सर्विस का जो है ये वो है, ये ग्रीन जो है वो हमेशा अप रहती है, येलो कब काम आती है, डाउन टाइम के वक्त, ठीक है। तो लेट्स से ग्रीन जो है वो अनअवेलेबल हो जाती है इन केस ऑफ डिप्लॉयमेंट, इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, तो ये उस फॉल्ट को टॉलरेट करेगी और ये जो है उस वक्त डेटा प्रोवाइड करेगी, उस वक्त जो है सर्विस अप होगी, यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और ये जो है ग्रीन जब तक कोई फेल्यूर आता है तब तक पता चलता है, कोई भी टीम उसको देख रही होती है, तो यहां पर जो येलो है वो एक एज ए यूजर को पता नहीं चलने देगा कि भाई कोई फॉल्ट आया हुआ है सिस्टम के अंदर, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ऑलराइट। अच्छा, अभी तक जो हमने समझा या देखा है वो ये नहीं देखा कि कैप थ्योरम क्या है। अभी तक हमने ये देखा है कि कैप थ्योरम की